ये हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट, जो हमने आपको एक पढ़ाया था जिसका नाम था फिजन चेन रिएक्शन। और फिजन चेन रिएक्शन के बारे में हमने आपको सारी डिटेल बता दी थी कि अगर आप फिजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वालेकुम अस्सलाम। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड्स। जबकि फिजन चेन रिएक्शन अगर अनकंट्रोल अंदाज में होगा तो वो बिल एटम बम होगा। इसके अंदर फिजन चेन रिएक्शन अनकंट्रोल अंदाज में होता है। यहाँ तक हमारी लास्ट टाइम आपसे बातचीत हो गई थी। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। क्यू वैल्यू निकालना आपको सिखाएंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट क्यू वैल्यू। इसका एक न्यूमेरिकल है बुक का, वो भी आपको दिखाएंगे। चैप्टर 19 इंशाल्लाह आज अपना कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर नंबर 17 की बारी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में आ जाएगी। सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का उल्टा है। फिजन रिएक्शन में एक हैवी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, इसके अंदर लाइटर न्यूक्लियाई यानी हल्के न्यूक्लियाई। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। तो मुझे बताओ कहाँ तक हो गया था सहरीना? अच्छा, मैंने ये लेक्चर दे दिया था क्या? मैंने यहाँ तक करा दिया था डीटी रिएक्शन। और आपने कल मुझे मैसेज भी किया था और कहा था कि ये वाला पेज मैं शेयर करूँ, उसके अंदर ये काम लिखा हो। ठीक है, ये मैं आज अभी इसके साथ करूँगा। ठीक है, मैं मुझे मेरे बच्चों ने भी करेक्शन कराई है कि आपने कल फ्यूजन रिएक्शन समझा दिया। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो है वो एक आध बात मजीद ऐड कर दूं और उसके बाद हम क्यू वैल्यू की तरफ चलते हैं। बच्चों ने भी करेक्शन कराया कि फ्यूजन रिएक्शन आप कल समझा चुके थे, यानी प्रीवियस क्लास में समझा चुके थे। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर याद रखें न्यूक्लियाई जो होते हैं ये दो न्यूक्लियस हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दो पॉजिटिव कभी भी एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते क्योंकि वो रिपल्जन लगाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर इनका रिपल्जन ओवरकम करवाना है, रिपल्जन ओवरकम करवाना है तो इन दोनों की बढ़ानी पड़ती है काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी इनकी इतनी बढ़ाई जाएगी, यानी बहुत तेजी के साथ मूव कराए जाएंगे, इतनी बढ़ाई जाएगी कि वो इनके दरमियान जो एक रुकावट मौजूद होती है जो इन्हें रिपेल करके दूर कर रही है, ये काइनेटिक एनर्जी उस रुकावट पर काबू पा लेती है और ये दोनों मिलकर फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। इस काइनेटिक एनर्जी को हासिल करने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि 11वें चैप्टर में आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो तकरीबन 10 की पावर 7 केल्विन से लेकर 10 की पावर 9 केल्विन तक का टेम्परेचर, ये मैंने बताया था आपको, 1 करोड़ से 10 करोड़ के लगभग का टेम्परेचर होता है। तो जब ये टेम्परेचर दिया जाता है, ये टेम्परेचर ऑफर किया जाता है, तो ये दोनों न्यूक्लियस इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि ये जो रिपल्जन होती है अब ये बेकार हो जाती है। अब ये रिपल्जन इनको किसी सूरत में रिपेल नहीं कर पाती, काबू कर लेते हैं रिपल्जन को, और ये दोनों एक दूसरे से टकरा कर फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है, और इस तरह फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। यही वजह है फ्यूजन रिएक्शन को थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन यानी हरारत की वजह से होने वाला न्यूक्लियर रिएक्शन। ये ज़्यादातर सूरज के अंदर होता है या ऐसे स्टार्स में होता है जहाँ पे ये स्टार्स के अंदर हीट एनर्जी इस तरह की मौजूद हो। तो ये पॉसिबल इसलिए है कि सूरज का टेम्परेचर तकरीबन लगभग 1 करोड़ से 10 करोड़ केल्विन, और सूरज पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स से बना हुआ है। इसलिए वहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को 1 करोड़ से 10 करोड़ केल्विन का टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या हो जाते हैं, फ्यूज अप हो जाते हैं और फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो सूरज का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फ्यूजन रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा ये। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके साथ क्यू वैल्यू की। व्हाट इज क्यू वैल्यू? जब भी कोई रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या हीट एनर्जी रिलीज होती है। एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है।
इस हीट एनर्जी के एब्जॉर्ब या रिलीज होने को कोई जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं क्यू वैल्यू। क्यू का मतलब होता है हीट, वैल्यू का मतलब कीमत, यानी हीट एनर्जी की कीमत। अब जब चैप्टर नंबर 11 आप मुझसे पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको सिखाया था कि जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्लस में लेते हैं, रिलीज होती है तो माइनस में। ये थर्मोडायनेमिक्स में चलता है, केमिस्ट्री के अंदर चलता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शन में मामला उल्टा है। अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो माइनस में लेंगे और रिलीज होगी तो प्लस में लेंगे, ध्यान में रखिए। या अगर क्यू वैल्यू का जब प्लस में आएगा तो ये रिलीज मानी जाएगी, माइनस में आएगा तो ये एब्जॉर्ब मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक जरा यस कर दें, शाबाश। फिर आपको क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका सिखाते हैं और एक सवाल खाली आपने सीखना है, बस उसी की प्रैक्टिस करके जाइएगा बोर्ड के अंदर भी, और वही सवाल पेपर के अंदर डिस्कस हुआ है। ठीक है, सवाल है आपका पेज नंबर 311। अगर बुक है आपके पास अभी मौजूद तो 311 निकाल लें, और एग्जाम्पल का नंबर है 19.4। आपके सामने स्क्रीन पे सवाल मौजूद है बुक में, आप चाहे तो यहाँ से देख लो। 19.4 एग्जाम्पल है, सॉल्व भी हुई है और यही तैयार करके जाना है पेपर में। यही सवाल आया था, बड़ा आसान सवाल है। कह रहा है फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। आपने जो रिएक्शन ये बताएंगे उसकी क्यू वैल्यू निकालनी है। वैन, ये कहता है बेटा प्लूटोनियम, इसको प्लूटोनियम कहते हैं। व्हेन प्लूटोनियम मेक्स अ अल्फा डीके, जब प्लूटोनियम क्या करेगा, अपने आप में से एक अल्फा पार्टिकल खारिज करेगा, तो उस अल्फा पार्टिकल के खारिज होने के दौरान जो हीट एनर्जी होगी उसकी आपने वैल्यू निकाली है, क्यू वैल्यू निकाली। ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है ये एग्जाम में गिवन होता है। ये ना रिएक्शन ये एग्जाम में गिवन होगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये प्लूटोनियम, इसने अपने अंदर से ये निकाला है अल्फा पार्टिकल। मैंने आपको क्लास में बताया था He42 ये अल्फा पार्टिकल कहलाता है। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाता है और चार्ज नंबर 2 यूनिट कम हो जाता है। तो 239 में से 4 कम हो गए 235, 94 में से 2 कम हो गए 92, तो ये बन जाता है यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है 235 92, और साथ में कुछ ना कुछ हीट एनर्जी होगी जो कि क्यू है। अब अगर बाय चांस एग्जामिनर ने आपको ये सवाल दिया और ये क्वेश्चन ऑफर नहीं करी तो आपको परेशान नहीं होना, बहुत आसान है। उसने कहा है प्लूटोनियम में से ये सब हो रहा है, तो प्लूटोनियम को आपने उल्टे हाथ पे रखना है। अल्फा का सिंबल आपको पता होना चाहिए, गिवन होगा आपको, फिकर नहीं करनी। यूरेनियम का सिंबल भी गिवन होगा इन तमाम वैल्यूज के साथ। बस लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यूज के ऊपर के नंबर और नीचे नंबर बराबर होने चाहिए। जैसे 239 है तो 4 प्लस 235 239 हो रहा है। 94 है, 2 प्लस 92 94। इस तरह लेफ्ट और राइट के नंबर ऊपर और नीचे के मास नंबर और चार्ज नंबर बराबर होते हैं। तो आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं देता तो ये क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं। ये जो सारे सिंबल्स है, प्लूटोनियम, अल्फा का सिंबल भी आपको देगा, वरना अल्फा का सिंबल ज़हन में बिठा लें, He42 होता है। यूरेनियम का सिंबल इस तरह करके नहीं। अगर वो कोई अपने पास से इस सवाल के अलावा भी कोई सवाल देता है, उसकी क्वेश्चन नहीं देता, तो क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं बगैर किसी परेशानी। ठीक है, आइए जरा इसके अंदर मजीद देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो तमाम यहाँ पर दिए गए प्लूटोनियम, अल्फा पार्टिकल, यूरेनियम, इन सब के मासेस गिवन है। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर में आया था तो ये मासेस आपने याद नहीं करने। प्लूटोनियम का मास गिवन है और ये मास होता है आइसोटॉपिक मास। आइसोटॉपिक मास जो होता है उसको यू की यूनिट में नापते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास है। यू का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास है। प्लूटोनियम का भी मास गिवन है, ये रहा, यूरेनियम का भी गिवन है और अल्फा पार्टिकल का। अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए जरा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख दी, गिवन दैट आइसोटॉपिक मास ऑफ प्लूटोनियम, ये गिवन होगा, मैंने इसलिए गिवन दैट लिखा है 239.0522 यू, ये यू यूनिट है, याद रखिए। आइसोटॉपिक मास ऑफ अल्फा पार्टिकल He42 4.0026 यू। आइसोटॉपिक मास ऑफ यूरेनियम 23592, इसकी वैल्यू भी गिवन है 235.0439 यू। और क्या कैलकुलेट करनी है, क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये सारे मासेस गिवन होंगे।
आपको कोई भी मास याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ तक सब ओके कर दें, यहाँ तक क्लियर है सारी बात? आइए इसका आगे का काम देखते हैं। जी ये देखिए, ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में हमने जो इक्वेशन है उसके जरिए सॉल्व करना है। कोई फॉर्मूला नहीं होता क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने का, बल्कि ये जो इक्वेशन होती है इसी से सॉल्यूशन बनाया जाता है। इक्वेशन में जो प्लूटोनियम है इसकी जगह पे इसका मास रख दें, ये जो एरो आ रहा है इसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर दें, और यूरेनियम की जगह पे यूरेनियम का मास रख दें, क्यू वैल्यू जैसा है वैसे कॉपी हो जाए। प्लूटोनियम का मास, अल्फा पार्टिकल का मास, यूरेनियम का मास, क्यू वैल्यू एज इट इज, ये दोनों प्लस होकर ये नंबर बनाएंगे। क्यू वैल्यू एज इट इज, ये प्लस का यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये नंबर आएगा 0.0057। और क्योंकि आपने मासेस रखे हैं यहाँ पे तो इसलिए जवाब जो है वो मास आ रहा है, ये मास है, इसलिए ये जवाब जो है बेटा वो यू की यूनिट में है। अब ये जो यू होता है वो याद रखिएगा, ये एग्जामिनर हो सकता है आपको गिवन कर दे, हो सकता है, वरना याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा। और वो ये है कि 1U यानी 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये वैल्यू आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, प्रैक्टिस में आ जाएगी, वरना शायद चांस है कि गिवन कर। तो आपने यहाँ से ये U हटाना है, जैसे आप U हटाएंगे ये वैल्यू यहाँ पर सामने आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आया 5.30955 और यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो जो रिएक्शन इन्होंने हमें दिया ये उसकी क्यू वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, जवाब प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर माइनस में आता तो एब्सॉर्ब होती। यहाँ तक ओके करें, यहाँ तक सब क्लियर है? क्यू वैल्यू समझ में आई कैसे कैलकुलेट की गई है? तो बच्चों इसके साथ ही अल्लाह का शुक्र है हमारा चैप्टर नंबर 19 यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर 19 के बाद आप जानते हैं हमारा फिजिक्स का सफ़र अब बहुत ही मुख्तसर रह गया, सिर्फ 70वां चैप्टर है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें तैयार करना है, और उन टॉपिक्स के पेपर में पूछे जाने के चांसेस 100% है, 100%। चैप्टर नंबर 17 ख़त्म कर लें तो फिर तो बस 2 या 3 बड़ी क्लासें रखेंगे और उसके अंदर आपका 16वां और वो जो 18वें के 2 टॉपिक लेज़र एक्सरेज और चैप्टर 20, ये 2 से 3 क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में आराम से हो जाएंगे। बस समझें फिजिक्स का इख्तिताम हो रहा है और ये आपका आखिरी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 17 एडवांस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आज इसका हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन होगा, इसका एक टॉपिक है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और बाकी बातें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और इसको भी एज सून पॉसिबल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 17 एडवांस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एडवांस का लफ्ज़ है एडवांसमेंट से लिया गया है। एडवांस 18वीं सदी के इख्तिताम से लेकर फी ज़माना तक जो फिज़िक्स चल रही है उसको मॉडर्न फिज़िक्स का नाम देते हैं, और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस ऐड हो चुकी हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, बहुत सारी फिज़िक्स है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस फिज़िक्स है और के कॉन्सेप्ट पुरानी जो फिज़िक्स थी 28 सदी से पहले उससे काफ़ी हद तक अलग है। 70वें चैप्टर में उन टॉपिक्स का इहाता किया गया, उन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है जो कि 18वीं सदी के इख्तिताम से लेकर 19वीं सदी के दरमियान तक वक़्त पज़ीर हुए थे, तमाम के तमाम फिनोमेना, और उनको डिस्कस किया गया। तो आपके पास जो रिड्यूस सिलेबस से चीज़ें निकल के आई हैं वो ये सारी निकल।
अगर आपने ग्रैंड टेस्ट किट ले ली है तो उसमें बोर्ड का रिड्यूस सिलेबस लगा हुआ है, तो रिड्यूस सिलेबस को देखकर आप आइडिया भी कर सकते हैं। खुद रिसेंटली टॉपिक लिखे हुए हैं तो आप उससे कंपेयर भी कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या है क्या क्या है वहीं से। तो इसके शुरू के जो 3 टॉपिक हैं ये 100%, 99.99 भी नहीं है, 100% स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी सबसे मजे का टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, ये सब्जेक्टिव टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक, इसमें डेरिवेशन नहीं। फोटोवोल्टिक इफेक्ट डेरिवेशन प्लस समझने वाला है, कॉप्टर इफेक्ट डेरिवेशन। इसके अलावा ये जो 2 टॉपिक है ये भी पेपर में आए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक पढ़ लें, दूसरा उसका उलट है। पेयर प्रोडक्शन, जोड़े की पैदाइश, पेयर एनिलेशन, जोड़े का फना होना, ठीक है, खत्म हो जाना। तो ये पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, इन दोनों के बारे में मामला एक ही जैसे हैं। जो चीज़ इसमें होगी उसका रिवर्स इसके अंदर होगा। दोनों 5-5 मिनट का टॉपिक है बस, ठीक है। अलबत्ता स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें ज़रा इसमें थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। तो आपने इन 3 टॉपिक्स को ज़रूर अपने सामने रखना है, फोकस करना है। तो आइए ज़रा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ चलते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि पहले कुछ बेसिक्स जो है ना वो आप अपनी क्लियर कर लें, और उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी एक ऐसी जगह जहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो, और वहाँ रहते हुए आप किसी रेफरेंस पॉइंट है ओ से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकें, उसके कुछ मामला को ऑब्जर्व कर सकें। जैसे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चला सकें, पोजीशन पता चल गई तो पोजीशन के जरिए वेलोसिटी निकल सकती है, वेलोसिटी निकल गई तो उससे एक्सेलरेशन आ सकता है, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ सकती है, मास और वेलोसिटी से मोमेंटम आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर ये की बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये जगह कोई भी हो सकती है। जैसे सर अपने रूम में बैठे हैं तो आपका जो रूम है ये रूम भी आपके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वहाँ बैठकर आप किसी एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट से उस कमरे के अंदर होने वाला कोई मुशाहिदा नोट कर सकते हैं। जैसे कमरे में पंखे का चलना, आप बैठे हैं, आपके सामने कोई चल रहा है तो पहले वो कहाँ था, अब वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन बदल रही है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें। या आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो गाड़ी आपके लिए आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप अतराफ के मामला गाड़ी के अंदर से जो देख रहे हैं वो सब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये पूरी दुनिया हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इससे आप सूरज को मूव होता हुआ देख रहे हैं, सितारों को देख रहे हैं, ये सब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो गर्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी जगह जहाँ पे आप मुशाहिदात करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहाँ एक पॉइंट मौजूद है पी, और इसको देखने के लिए आपने यहाँ से यहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करा है ताकि आप इसको देख सकें। यहाँ तक सारी बातें क्लियर? ओके करना है यहाँ तक, शाबाश, जल्दी से। गुड, बात को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहलाता है, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इन दोनों में क्या फर्क है?
और इन दोनों की क्या टाइप्स हैं वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या हरकत कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और मिसाल के तौर पे जैसे इस वक्त आप अपने रूम में मौजूद हैं, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, तो हमारा रूम रेस्ट की हालत में है, तो ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे, किसी ऐसी व्हीकल में बैठे हुए हैं जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो भी आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके अंदर मूव कर रहा होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद वेरिएबल वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही होती है, उसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा होता है, फिजिकल टू एम ए एप्लीकेबल होता है, लग सकता है, और इसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, इसका एक्सेलरेशन बार बार बदल रहा होता है। इसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन जो है आप जानते हैं कभी तेज कभी स्लो हो जाती है, जहाज में बैठते हैं वो भी कभी तेज स्लो हो जाता है, गाड़ी में बैठे हुए हैं जो कभी तेज कभी स्लो हो जाती है, फिक्स रफ्तार से गाड़ी फर्स्ट के लिए नहीं चल रही, तो की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। 1905 में 1905 इनकी डेफिनेशंस याद करनी होती हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर जो सवाल आया है उसके अंदर इनकी डेफिनेशन भी पूछी गई है। इनकी तारीफें आपको आपके कैस्पियन कॉलेज के नोट्स में मिलेंगी, ज़रूर याद कीजिएगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 1905 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की थी और वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पेश की थी उसने, जिसका नाम रखा गया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और 1916 के अंदर उसने एक और थ्योरी पेश की थी जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बेस करती है, जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ तक सब समझ में आ चुका है? ओके कर दें यहाँ तक शाबाश। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी जो है वो याद रखें दो पोस्टुलेट्स पे मुश्तमिल है। इसमें दो पोस्टुलेट्स हैं और चार इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नतीजे। चार कॉन्सिक्वेंसेस, 4 रिजल्ट्स हैं। दो जो पोस्टुलेट्स हैं वो हमारे आज की क्लास में अभी कंप्लीट हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स देख लें। मैं पहले पोस्टुलेट लिख देता हूँ, 5 मिनट की क्लास मजीद बस कंटिन्यू करूँगा, पोस्टुलेट समझा कर खत्म करूँगा, कॉन्सिक्वेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ये इसका पहला पोस्टुलेट। ये इसके दो पोस्टुलेट्स हैं, जैसे मैंने लिखे हैं आप वैसे एग्जाम में लिख सकते हैं, आसान है, मतलब नोट से देख के भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो ज़रा ज़्यादा समझने वाला है और दूसरा जो पोस्टुलेट है वो तो बहुत आसान है।
सबसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसके अंदर जो ऑब्जर्वर है वो कोई बात ऑब्जर्व करता है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी वही वाली बात ऑब्जर्व करता है लेकिन अलग अंदाज से ऑब्जर्व करते हैं, दोनों ही कोई एक ही चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन दोनों का बयान अलग अलग है, एक उसको कुछ और कह रहा है दूसरा कुछ और कह रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि बेशक दोनों अलग अलग कह रहे हैं लेकिन वो बात दरअसल में एक ही है, यानी अगर उस बात के ऊपर फिजिक्स के असूल लगाए जाएंगे तो जवाब एक ही जैसा आएगा, यानी बज़ाहिर दोनों का बयान बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जब वो फिजिक्स के असूलों से गुजारा जाएगा तो जवाब एक ही आएगा। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ और मिसाल बड़ी आसान है, मिसालें वैसे बहुत सारी हैं लेकिन एक दो मिसालें देता हूँ, आपको समझ में आसानी से आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें आप किसी एक जगह पर फुटपाथ पे खड़े हुए और आपके सामने से एक गाड़ी गुजरती है, आप रेस के अंदर है, गाड़ी आपके सामने से गुजर रही है, गाड़ी के अंदर फर्ज कर लें एक बच्चा बैठा हुआ है और गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, गाड़ी के अंदर एक बच्चा भी मौजूद है और वो बच्चा एक बॉल से खेल रहा है, उस बॉल को ऊपर उछालता है और वो पकड़ता है। अब जरा पहले बच्चे की बात करें तो बच्चे के लिए बॉल का उछालना और बॉल का पकड़ना एक वर्टिकल मोशन है, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन है, यानी बॉल जस्ट ऊपर ऐसे गई और इस तरह से नीचे आ गई, ये हमारा पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बॉल जस्ट ऐसे ऊपर गई और ऐसे करके फर्स्ट कर ले सकते, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। लेकिन अब अगर आपकी बात की जाए तो बॉल को यहाँ से उछाला गया इस जगह से, ठीक है, अब आप तो यहाँ पर रेस्ट में लेकिन गाड़ी तो हरकत में है ना ऐसे करके, तो आपकी नजरें बॉल के साथ फर्स्ट करने चल रही है तो वो बॉल ऐसे करके यूं जा रही है क्योंकि गाड़ी हरकत में और वो बॉल यहाँ आके पकड़ी गई इस जगह पर, तो आपने जब बॉल को देखा तो आपकी नजरें यहाँ से यूं करके ऐसे, तो आपने बोला कि ये एक अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन नहीं है बल्कि ये कर्व मोशन है और ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, यानी आपके हिसाब से, यानी सेकंड ऑब्जर्वर के हिसाब से वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है बॉल का और पहले के हिसाब से वो एक वर्टिकल मोशन है यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, दोनों दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात है कि अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाएं और या प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस लगाएं तो दोनों से जवाब सेम आता है। मिसाल के तौर पे ये बॉल का नीचे आने का टाइम निकालें, यहाँ भी टाइम निकालें, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन से टाइम निकालें और यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम निकालें, जवाब सेम है, यानी ये दो अलग बयानात हैं लेकिन दरअसल में इसके अंदर जो बात बोली जा रही है वो एक ही बोली जा रही है। क्या आपको ये बात समझ में आई? जी चैट पे बताना है। गुड, बाकी बच्चे रिप्लाई करते हैं। अब मैं आपको इसकी है ना बहुत आसान सी मिसाल दे देता हूँ, ये तो आपकी बुक में मिसाल दी गई है और मैं आपको और आसान मिसालें देता हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा और उसके बाद हम अपना लेक्चर को एंड करेंगे, और वो है सूरज के बारे में दो अलग बयान आते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ हाँ भाई सूरज के बारे में अपना बयान दें तो आप बोलेंगे सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। इस जुमले का मतलब जानते हैं? इस जुमले का मतलब है, आप इस जुमले में एतराफ़ कर रहे हैं कि सूरज हरकत में, कि सूरज चल रहा है, हरकत में है, तभी तो वो मशरिक से मगरिब में जा रहा है, तभी तो ये जुमला बोला। ये जुमला आपने इसलिए बोला क्योंकि इस वक्त ज़मीन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन अगर मैं आपको एक स्पेसशिप में बैठा के ज़मीन से बाहर भेज दूँ और फिर आपके सामने पूरा यूनिवर्स हो तो आप अपना जुमला बदलने पे मजबूर हो जाएंगे शायद, और आप कुछ इस तरह से जुमला बोलेंगे कि सूरज तो अपनी जगह पे रुका हुआ है, ज़मीन मशरिक से मगरिब की तरफ मूव कर रही है। अब ये जो जुमला आपने बोला है, इस जुमले का मकसद ज़मीन हरकत में है और सूरज रुका है, दोनों में फ़र्क किस बात का है? फ्रेम और रेफरेंस, दोनों अपनी जगह से। वो जो ज़मीन को फ्रेम और रेफरेंस मान के जुमला बोल रहा है, सूरज हरकत में है, ज़मीन ठहरी हुई है, और वो जो कि ज़मीन से बाहर जाकर जुमला बोल रहा है कि सूरज उगा हुआ है और ज़मीन हरकत में है, सिर्फ फ्रेम और रेफरेंस का फ़र्क है, हकीकत में दोनों एक ही जैसी बात कर रहे हैं। ज़्यादा समझ में आया? क्लियर हो गया? और भी मिसालें दे सकता हूँ, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यस और नो में जवाब दे दें, शाबाश।
तो गर्ल्स कि आप कुछ भी नापें बेटा, वो सब की सब चीज़ें बज़ाहिर कहने में दो बंदों के हिसाब से अलग अलग होंगी, लेकिन दरअसल में वो एक ही बात होगी। दूसरी बात बड़ी आसान है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट मानी जाएगी और चेंज नहीं होगी, फिक्स ली जाएगी, चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें, आप जो है वो एक जगह पे खड़े हुए हैं, आप एक गाड़ी में मौजूद हैं, उसकी हेडलाइट ऑन है लेकिन गाड़ी रुकी हुई है। तो गाड़ी की हेडलाइट से जो इस वक्त रोशनी निकल रही है वो, और फर्ज कर लें आपके सामने से गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी हरकत में है, उसकी हेडलाइट भी ऑन है, लेकिन वो हरकत में है और हेडलाइट भी ऑन है और उससे लाइट निकल रही है। तो याद रखें, वो गाड़ी जो रुकी हुई है उसकी लाइट की स्पीड और वो गाड़ी जो हरकत में है उसकी लाइट की स्पीड दोनों एक ही जैसी रहेंगी। यहाँ गाड़ी के हरकत में होने और रेस में होने से स्पीड ऑफ लाइट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। बताएं, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, मैं अटेंडेंस ले लूँ, ओके कर दीजिएगा। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अटेंडेंस लूँगा और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त। दादा जरा बच्चों की कब शो हो रही है? ज़्यादा बच्चों को होना चाहिए। तो बच्चों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। शायद ईद के दिन एक क्लास और एक्सपेक्ट है, शायद उस दिन आपकी क्लास होती है, आखिरी क्लास होगी, वरना तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद ही मुलाकात होगी। इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे। अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अशरा है जहन्नुम से आज़ादी है और उसमें ताज़ातें आती हैं, उसकी खूब इबादत कीजिएगा, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने असातिज़ा किराम के घर वालों के लिए, और सब के लिए दुआएं कीजिएगा, दुआएं खैर कीजिएगा। बहुत सारे मामला ख़राब हुए हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, बीमार हैं, सबके लिए दुआएं कीजिएगा कि ये कोरोना की वबा का भी खात्मा हो जाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेमाल करे, आमीन। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।